Good morning, my dear student. Class 9th. Your geography syllabus for UT1 is completed. Now we will start work in our history book, that is India and the Contemporary World first. This is our history book, and my dear student, I Vashish Nirwal welcomes you in the today's class. So your first chapter is the French Revolution. आपका चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन है. इन फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली फॉर योर इजी कन्वीनियंस आई हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स. मैंने नोट्स बनाए आपके लिए ताकि इजीली आपको वो चैप्टर समझ में आ जाए. अब इस चैप्टर के अंदर वो टॉपिक्स वी विल गोइंग टू कवर. फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि क्या है, क्यों है. फिर पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कि सोशल कोज से क्या हुआ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोज. देन ग्रोइंग मिडिल क्लास, फिलोसोफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन रेवोल्यूशन, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, France become a constitutional monarchy, France abolish monarchy and become a republic, the region of terror, a directory rule France, women revolution, the abolition of slavery, the revolution and everyday's life, rise of Napoleon Bonaparte, legacy of the France Revolution. So now what the topic we are covered today. Today we will cover introduction and causes. So let's start our chapter. अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या था. फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो 1789 में स्टार्ट हुआ एंड द सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास शेकन अप द अपर क्लास. और ये जो रेवोल्यूशन हुआ है मध्य वर्गीय और ऊपरी क्लास लोगों के बीच में हुआ. द पीपल रेवोल्यूटेड अगेंस्ट द क्रूअल रिजाइम ऑफ मोनार्की. पहले समय से क्या आता था कि बड़े जो लोग होते थे, जो अपर क्लास के लोग होते थे, वो दूसरों को अपने से नीचा समझते थे. तो वो बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी करते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, जिसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई. दिस रेवोल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी. इस रेवोल्यूशन का जो ये युद्ध छेड़ा गया, जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन किया गया, इसका मेन मकसद था कि लोगों के अंदर लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, ये सारी चीज़ें हो. अब देखिए ये रेवोल्यूशन जो हुआ ये कब हुआ. तो रेवोल्यूशन बिगेन ऑन 14 जुलाई 1789. ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ये 14 जुलाई 1789 में स्टार्ट हुआ विद स्टॉर्मिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रिजनर द बेसाइल. अब ये कहाँ, जैसे जेल में होता है ना, उस वहाँ पे वो हुआ. इसमें क्या होता, द बेसाइल द फोर्टेस्ट प्रिजनर वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. अब बेसाइल के अंदर जो फोर्ट्रेस प्रिजन था उसको कोई जो किंग होता था वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता था, अत्याचार करता था. तो ये जो रिवोल्यूशन किया गया वो राजा के खिलाफ किया गया ताकि राजा क्या करे, अपनी जो पावर से उसका मिसयूज़ ना करे. अब देखिए इससे कॉजेज़ क्या हुए. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. अगर मैं सोशल कॉज की बात करूं तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. अब ये जो हुआ लेट 18th सेंचुरी की बात है. द टर्म ओल्ड रेजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. ये ओल्ड रिजाइम दिया जब फ्रांस में इंस्टीट्यूट में सन 1789 से पहले की बात है. तो सोसाइटी को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया. सबसे पहला दिया फर्स्ट स्टेट जिसमें आते थे आपके क्लर्जी. क्लर्जी कौन होते थे, वो व्यक्ति जो चर्च से मैटर रखते थे, मतलब आप ये कह सकते जो पादरी लोग होते थे, जो क्रिश्चियंस होते थे, वो इस स्टेट में आते थे. सेकेंड स्टेट में आते थे आपके नोबेलिटी मतलब
जो हाई रैंक्ड सोसाइटी के जो पीपल होते थे, अपर क्लास के पीपल होते थे, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की कोई रैंक होती थी, वो होते थे। थर्ड स्टेट में बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशन, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स ही होते थे। अब देखिए यहाँ पे भेदभाव कहाँ होता था। फर्स्ट टू क्लासेस वर exempted from paying taxes. They enjoyed privileges by birth. Nobility class also enjoyed feudal privileges. इन दो क्लासों को छूट थी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना। और पहले टाइम में क्या होता था, अंग्रेज़ों ने जो टैक्स इम्पोज किया हुआ था वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स होता था, क्योंकि वो उन्हीं के लोग होते थे, इस वजह से उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता था। और जो मिडिल क्लास के लोग होते, जो सेकंड स्टेट, जो नोबिलिटी क्लास में आते थे, वो बाय बर्थ से इन राइट्स को एंजॉय करते थे। ओनली द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और जो थर्ड स्टेट के व्यक्ति होते थे, सिर्फ टैक्सेस उन पे इम्पोज किया जाता था कि भैया आप कोई भी व्यापार करोगे तो हमें टैक्स दोगे, आपने कोई फसल, अगर आपने कोई फसल बेची है तो भी यू हैव टू गिव अस द टैक्स। सो होता क्या था, उन लोगों से डायरेक्ट टैक्स वसूल किया जाता था जिसका नाम था टेलाइल, एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर चार्ज्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक साल्ट और तंबाकू। मतलब जो रोज़मर्रा में जो लोग बाग कंज्यूम कर रहे थे किसी भी चीज़ को, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो सॉल्ट हो, सब चीज़ पे वो टैक्स इम्पोज करते थे। वो टैक्स इम्पोज होता था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस। अ टैक्स कॉल्ड टीथ was also collected by the church from the peasant। एक प्रकार का जो टैक्स है, ये जो चर्च, जो पादरी लोग होते थे, जो चर्च में रहने वाले होते थे, वो कलेक्ट करते थे पीजेंट से, फार्मर से। क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन। जो आपका फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10% की पॉपुलेशन थी, बट लेकिन इनके पास 60% लैंड था। देखिए इनके लिए कितनी सारी सुविधाएं। 10% की आबादी फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिला के थी, लेकिन जो इनके पास लैंड अवेलेबल था वो 60% था। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग हैं 90% की पॉपुलेशन थी, लेकिन दे हैव द लैंड ऑफ 40%, और उस 40% में भी दे हैव टू पे द टैक्सेस। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। नाउ कम्स टू द इकोनॉमिक कॉज। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुए। अब होता क्या है, अब फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 1715 में 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई 1789 में। अब होता क्या है, देखिए वही चीज़ मैंने, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन। हाउएवर the production could not keep pace with the demand, which ultimately increases the price of the food grain। अब होता क्या है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई हमारे पास कम होती है, इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन्स, उसके क्या करते हैं, उसके प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अब क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा होगी फूड ग्रेन्स की, लेकिन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन उतना नहीं था। तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक कोज क्या हुआ, उन्होंने उसका प्राइस बढ़ा दिया। Most workers work as laborers in the workshop and they didn't see increase in their wages। अब जो लोग दूसरों के पास काम करते थे, दूसरों की दुकानों पे काम करते थे, they have seen कि उनकी wages भी नहीं बढ़ाई जा रही है। Situation become worse whenever drought or hail reduce the harvest। और स्थिति बद से बदतर तब हो जाती थी अगर सूखा पड़ जाए या ओलावृष्टि हो जाए। This led to the scarcity of food grain or subsistence crisis which started occurring frequently during old regime। और ये ओल्ड regime में, ठीक है, माने अगर मैं बात करूँ तो सोशल कोज से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लिंक रखते थे। और क्योंकि होता क्या था, कोई चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया, ऊपर से लोगों की वेजेस नहीं बढ़ाई, तो उस कंडीशन में लोग बाग बेचारे परेशान हो जाते थे कि हम किस तरीके से अपना गुजर बसर करें, किस तरीके से हम चीज़ों को अफोर्ड करें। अब पॉलिटिकल कोज में देखिए क्या होता है, जब ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई तो लुइस 16 को पावर दे दी गई 1774 में,
और जब लुई 16 आया फ्रांस के अंदर तो उसने देखा कि यहाँ का खजाना एम्प्टी है, एम्प्टी ट्रेजरी उसने देखी। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, और जो वो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो खाली, जो खजाने खाली हुए वो किस कारण हुए? वो खाली हुए जो वहाँ पे युद्ध होने लगा, जो वहाँ पे लड़ाई झगड़े में जो नुकसान होने लगा उनकी भरपाई में। तो अब होता क्या है, अंडर लुई 16 के अंडर में फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी। तो लुई 16 के राज में लुई 16 ने क्या काम किया, लगभग 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराया कॉमन एनिमी से। ब्रिटेन which added more than 1 billion laborers to that had already risen to more than 2 billion laborers। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने लगभग 13 कॉलोनीज को कराया तो उसमें क्या हुआ, उनकी जनसंख्या बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। एन extravagant court at the immense place of versatile also cost a lot। अब होता क्या है कि बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी हो गई, जब लोग ज़्यादा हुए फिर बात वही आती है कि डिमांड होने लगी। सो टू मीट देयर रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज पैलेसिंग ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटी, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। अब लुई 16 ने कहा भैया बात ऐसी है, देखो अभी हमारा खजाना खाली हो चुका और फ्रांस की सुरक्षा के लिए देखिए हमें आर्मी को मेंटेन करना पड़ेगा, कोर्ट बनाने पड़ेंगे, जेल बनानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें उसने बता दी। और उसने कहा कि देखिए ये पैसा कहाँ से आएगा, इस कंडीशन में पैसा सिर्फ वहाँ से आएगा कि यू हैव टू इंक्रीज द टैक्स। उसने कहा कि सिंपल सी चीज़ है, आप जितने भी हमें देखो गवर्नमेंट ऑफिस बनाने, यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, ये सब के सब तभी मुमकिन है अगर हम क्या कर दें, हम टैक्स को इंक्रीज कर दें। तो लुई 16 ने राजनीति उसमें भी क्या किया, उसने टैक्स को इम्पोज कर दिया और हैवी टैक्स लोगों पे लगा दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट टिल causes and tomorrow we will cover again 3 topics, that is growing middle class, philosophers and their contribution in revolution, and the outbreak of the revolution. These 3 topics we will do tomorrow. And my dear student, this chapter will take 1 week to complete as a reading. Although this is very lengthy chapter, it consists so many pages in the books, and for your easy convenience ताकि आप अच्छे से समझ सके, I have prepared the notes from that, और इन्हीं notes के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ so that you can easily understand the concept what is in the first chapter. So today go through this video, listen the video very carefully. If you have any doubt, any question, you may ask. Thank you and have a nice day.